नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग ने देखना शुरू किया था एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हिस्ट्री का क्लास 6 से लेकर 12 तक हम लोग इसे एमसीक्यू फॉर्म में कंप्लीट करेंगे दृष्टि पब्लिकेशन से। तो 8 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 एंशिएंट हिस्ट्री में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पहले न्यू वाला जो एनसीईआरटी है उससे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसका जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे भी कंप्लीट करेंगे। कुछ चैप्टर को जो स्किप किया गया है न्यू वाले में हम लोग उसे भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये चैप्टर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है। तो इनमें से कौन सा है जो उन उपायों में सम्मिलित है। तो पहला, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, अर्थात जो हल में जो फाल लगता है उसका उपयोग जो किया गया उस समय किसका, लोहा का प्रयोग होने लगा। दूसरा, धान की रोपाई। और तीसरा, सिंचाई के उपाय। तो केवल एक, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल दूसरा तीसरा और केवल, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या दिया गया है व्याख्या में। तो व्याख्या, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना बहुत ही मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे का फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इसका डेफिनेशन भी देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर दिया गया ग्रामवासी, उसका नाम, अर्थात बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था। तो देखिए, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, बेल्लाल कहा जाता था। हलवाहे को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर या दास को कैडेसियार कहा जाता था या अधिमई। जबकि प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक। तो ये जो तीनों है ये साउथ इंडिया में ये नाम था, जबकि ये आपका जो प्रधान व्यक्ति हो गया ग्राम भोजक, ये आपका नॉर्थ इंडिया में ये नाम सुनने को मिलता है। तो इसके अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लाल, साधारण हलवाहे को उनवार और भूमिहीन मजदूर या दास को केडिसियार और अदमई कहलाते थे। और देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था, भोजक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। दूसरा, ध्यान दीजिएगा ये उत्तरी हिस्से की बात कर रहा है, अभी हम लोग जस्ट देखा था जो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था। और गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, केवल दो। तो इसमें है जो आपका केवल पहला सही दिया गया, दूसरा गलत है। देख लेते इसका व्याख्या। तो गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपा करता था। ये न्यायाधीश और कभी कभार पुलिस का भी काम किया करता था। कौन, ग्राम भोजक। जबकि दूसरा कथन क्यों गलत हुआ, तो देखिए ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, ना कि भूपति। ठीक है, और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे, अतः इसीलिए क्या हो गया, कथन दूसरा गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक और देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरों के ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे।
अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संगम साहित्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है, मतलब किस भाषा में? तो तमिल से संबंधित है। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भरूच बंदरगाह से होने वाला आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भरूच बंदरगाह से जो होने वाला आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए पहला जो इसका कथन है, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। और दूसरा कथन है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया? तो देखिए केवल दूसरा जो कथन है वो सही दिया गया, बाकी इसका जो पहला है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसका सोल्यूशन देखते हैं। व्याख्या, एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियाँ सही दिया गया, इसीलिए पहला इसका कथन जो था वो गलत हो गया। हाथी दांत वहाँ से नहीं मिलता था, जबकि भरूच में। और यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विनिमय के साधनों मतलब आदान प्रदान जो किया जाता था। तो देखिए आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। तो आहत सिक्के टीन के नहीं बना हुआ करता था, ये चांदी, और उसका जनरली जो फर्स्ट मिला था वो चांदी का था। तो चांदी और सोना का ही बना होता जिसे आहत सिक्का कहा जाता था। ये आपका गलत हो गया, इसे पता चल रहा। जबकि दूसरा देखिए, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। तो केवल 2 हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहा। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का था। उसमें कोई मतलब आहत मतलब क्या, उसको कुछ उस पर क्या निशान दिया जाता था चोट करके, तो आहत सिक्का कहा जाता था। अतः कथन एक गलत है। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। वस्तु विनिमय क्या, जैसे मान लीजिए आपको कुछ, आप चावल दे के गेहूँ ले लीजिए, तो ये क्या विनिमय हो गया, वस्तु विनिमय पद्धति। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। कारण कह रहा है, इसका कारण क्या कह रहा है? तो मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए है, मतलब ए और दोनों सही है, और आर जो है रीजन जो कारण है वो कथन का सही दिया गया है, स्पष्टीकरण करता है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दोनों मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से और दूसरा मार्ग क्या था, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। और शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही? तो इनमें से कौन सा जो कुषाणों की राजधानी रहा? तो देखिए मथुरा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी
काले चमकीले पात्र कहा जाता। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग से प्राप्त किए गए। तो यहाँ बात कर रहा है केवल पूर्वोत्तर भाग से प्राप्त किए गए हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका देखिए कथन जो इसका केवल दूसरा सही है। इसमें गलत क्यों किया गया? इसका जो पहला कथन क्यों गलत हुआ? क्योंकि केवल पूर्वोत्तर नहीं होगा। ये कहाँ था? पूर्वोत्तर में नहीं था। ये आपका जो देख लेते इसका व्याख्या में पता चल जाएगा। नगरीय पुस्तलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। जबकि यहाँ पे क्या था? पूर्वोत्तर दिया था, है ना। पूर्वोत्तर भाग मिले, केवल पूर्वोत्तर नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, उत्तर नॉर्थ में मिले हैं। और ये प्राय काले रंग के होते हैं और इसमें से एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे जहाँ स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। देखिए, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। दूसरा कथन कह रहा है ये श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। तो बिल्कुल सही दिया गया। इसका पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये संयुक्त रूप से काम नहीं किया करता था। एक देखा जाए क्या, ये अपना इंडिविजुअल तौर पे ये काम किया करता था, संयुक्त नहीं होकर, बल्कि क्या करता था, ये अलग अलग काम करता था। देखते इसका कथन। आंसर तो इसका हो जाएगा केवल 2, सही दिया गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थी। तो वहाँ पे क्या था? संयुक्त। तो बल्कि ये क्या था? जो श्रेणियाँ था वो अलग अलग हुआ करता था। अपना व्यापारी और शिल्पकार लोग अपना अलग अलग बनाया करता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार संचालन करना थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जो प्रॉफिट हुआ करता था या तो उसको लौटा दिया करता था या फिर कुछ धार्मिक संस्थानों को भी ये लोग दिया करता था। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में कहाँ है? तो अरिकामेडु नामक जो प्राचीन पोर्ट है ये कहाँ पे है? बंदरगाह ये पुदुचेरी में है। अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या ये सब याद रखिएगा, ये सब शब्द है। एम्फोरा एक पात्र है, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए क्या हत्था बनाया जाता था। यहाँ एक मिनट, यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। मतलब डिजाइन उसका रोम का था लेकिन जबकि बनाया यहीं जाता था, भारत में ही। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे ये बात हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अरिकामेडु नामक जो प्राचीन पोत है, पोर्ट मतलब वो बंदरगाह। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो प्रारंभ में जो तमिल भाषा के लिए जो यूज़ किया जाता था लिपि वो था ब्राह्मी लिपि। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए लिपि जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका रोमन नाम क्या था अरिकामेडु का? पोडुका। पोडुका, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए, अरिकोमेडु का रोमन नाम पोडुका था। अरिकामेडु बेरीगाजा, मसूलीपट्टनम और मुजिरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ जो मोटा मोटा हुआ करता था जो व्यापार, वो किसका हुआ करता था? काली मिर्च और मसाला का हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो भारत में सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन सा है? ये आपका प्राचीन इतिहास में बात कर रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले आया हिंद यमन, उसके बाद आया शक, फिर आया पार्थियन जो पहला, फिर कुषाण। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 10 देखते हैं। तो चैप्टर 10 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये नाम है। चलिए क्वेश्चन इसका फर्स्ट देखेंगे चैप्टर 10 का। तो संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में। तो देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल सही है, ये सही दिया गया। इसमें सही नहीं पूछा गया। तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। बिल्कुल ये भी सही दिया गया। दूसरा ऑप्शन सी कह रहा है व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। नहीं, केवल समुद्री मार्ग नहीं करेगा, वो तो बाद में खोजा गया था तो समुद्री मार्ग से आने लगा, बाकी तो वो मतलब पैदल लैंड से भी आया करता, ज़मीन से भी। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले थे। ये सही, ऑप्शन जो इसका सी है ये गलत दिया गया, बाकी इसमें सारा सही है। देखते हैं इसमें। चलिए, सामान्य रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्ग का प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे ताकि इसकी यात्रा जल्दी हो जाए। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मूवेंदार का क्या अर्थ होता है? तमिल, जो एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? सरदार या गिरिपति, ग्राम प्रधान या तीन मुखिया। तो इसका मतलब होता है तीन मुखिया। देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया गया। तीन मुखिया मतलब मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। तीन शासक परिवारों के लिए किया गया। किसका? मूवेंदार का। ये थे चोल, चेर और पांड्या, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर तथा पांड्या शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार और मदुरई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में सम्मिलित थे। दूसरा, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें दोनों कथन सही दिया गया। डेफिनेशन देखते हैं इसका, थोड़ा सा क्या व्याख्या दिया गया। तो उपर्युक्त दोनों कथनों सही है। चोल, चेर और पांड्या के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण था। एक था चोलों का पतन फुहार और कावेरी पत्तनम और दूसरी थी पांड्या की राजधानी मदुरई। ये तीनों मुखिया चोल, चेर और पांड्या लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियान के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो दक्षिणा पथ के स्वामी किसे कहा गया है? तो सातवाहन को कहा गया है। तीनों मुखियाओं चोल, चेर और पांड्या के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद
अर्थात 2100 वर्ष पूर्व पश्चिमी भारत में सातवाहन शासक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासकों दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। बस क्वेश्चन सिंपल से रहेगा, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? तो सातवाहनों को कहा जाता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ, पथ मतलब रास्ता। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, दक्षिणापथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक इन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट के नाम से जाना गया या प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे। क्योंकि चीन से जाया करता था रोम, मतलब ये आपका हो गया यूरोप वगैरह में, तो वहाँ जाते जाते क्या उसका आपका बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ जाता था ट्रांसपोर्ट वगैरह जाते जाते, तो और फेमस हो गया। खासकर चीन में ही बनता था केवल, तो इस वजह से वो और मशहूर था और साथ ही साथ महंगा भी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कथन और कारण है। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कह रहा कुछ जो शासक था वो रेशम मार्ग पे क्या चाहता था? अपना हिस्सा चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहे उस मार्ग पे। कारण बोल रहा रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उसे क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखते हैं। व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कुषाणों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। दूसरा, ये सही दिया गया है, पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। चौथा ऑप्शन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। नहीं, सबसे पहले जो सोना का सिक्का इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया था। उसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों उसका ABC सही दिया गया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इसी के राज का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था और इंडो ग्रीक भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, बिल्कुल सही है। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। तो देखते हैं, ये भी सही है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे और कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था। बिल्कुल सही है। तो इसका सी है जो गलत, क्योंकि इसमें कहा गया है अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था, जबकि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। कथन ए, बी और डी सही है परंतु सी गलत है। कुषाणों ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष
जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। उस समय क्या हुआ, उससे पहले जो पाली प्राकृत में लिखा करता था, अब जाके वो किस में लिखना शुरू कर दिया था, तो ये संस्कृत में, इसमें इसके समय आते थे संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र का रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, वही दिया गया बात यहाँ भी। और पार्श्व और वसुमित्र जैसे विद्वान जो है बौद्ध दार्शनिक ये सब तथा नागार्जुन जैसे भी विद्वान किसके समय में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप में दर्शाई गई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। तो इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया उपयुक्त में से? तो देखिए इसका दोनों सही दिया गया है कथन। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या कह रहा है। दोनों कथन, महायान धारा में प्रविष्ट मूर्तियां निर्माण बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। जो बुद्ध की मूर्ति मथुरा और तक्षशिला में बनाए जाने लगा ज़्यादातर। और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, और इस अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगा, और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गई। बिल्कुल सही दिया गया ये तो। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये सही है कि गलत? तो ये भी सही दिया गया। उपयुक्त दोनों कथन सही है। देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। तो देखिए जो बौद्ध धर्म जो भारत से शुरू हुआ वो भारत में ही खत्म हो गया, लेकिन अभी भी क्या चीन, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया जितना भी आपका इधर का कंट्री है वो सब में है। तो ऐसा क्यों है कभी सोचिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम चुनते हैं। तो भारत की यात्रा पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? तो देखिए फाहियान आया, फिर हैंसेंग आया और फिर इतिसंग। तो फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, और हैंसेंग हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की यात्रा पर फाहियान अर्थात फाहियान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया। सुएनत्सांग हैंसेंग जो 1400 वर्ष पूर्व तथा इतिसंग इसके 50 वर्ष बाद भारत आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, अर्थात बौद्ध से संबंधित जो शिक्षा वगैरह अर्थात क्या है बौद्ध के बारे में ये जानने आए थे। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में कहाँ प्राप्त हुई है? तो विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुआ? ये मध्य प्रदेश में हुआ। मूर्ति मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भक्ति परंपरा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो देखिए
भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, ये सही दिया गया है। भक्ति मार्ग की चर्चा भागवत गीता में की गई, ये भी सही दिया गया है। और भक्ति मार्गी अंडावर के साथ साथ पूजा पाठ पर जोर देता था, ये इसमें गलत दिया गया है। जबकि भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो बस सीधी इसका गलत दिया गया है। क्यों दिया गया देखते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ। तो जितना भी देवी देवता की पूजा वगैरह ये कब से, मौर्योत्तर काल के बाद शुरू हुआ है। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आंडवर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अतः कथन सी गलत है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा और देख लेना इसका क्या और दिया गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। मतलब उनका मानना था कि वो भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो इसी रूप में दर्शन देंगे। मतलब वो इसलिए अपना कल्पना के अनुसार देखते हैं देवी देवता को जो बनाया जाता है मूर्ति वगैरह 10 हाथ 12 हाथ, तो ये सब मतलब क्या कल्पना पर आधारित ये सब बनाया गया था। और भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 400 साल पहले एक शिव भक्त अप्पर ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की। ये शिव भक्त अपार एक बड़ा भूस्वामी बेल्लाल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कथन और कारण दिया गया। तो देखिए इसका कथन क्या कह रहा है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो केरल जो ईसाई हैं उसको सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो उसका कारण दे रहा है कि केरल के ईसाई संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे। तो इसका ये कारण दिया गया। तो देखिए इसका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखते हैं इसका व्याख्या। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ जो कहाँ रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। अतः विकल्प ये सही दिया गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चलिए सूची को 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा गया। तो हम लोग ने इसे देखा था सातवाहन शासकों को। मुवेंदार किसे कहा गया है। तो चोल, चेर और पांड्य जो तीनों शासकों को कहा गया है। और अश्वघोष की रचना किसने किया है। अश्वघोष किया रचना किसका, बुद्धचरित। और बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हैंसेंग ये क्या है। हैंसेंग ये चीनी यात्रा है, चीनी यात्री है, चीनी यात्रा नहीं चीनी यात्री है। तो मिला लीजिएगा इसके कथन। देखिए क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। ठीक है चलिए तो आज इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। हाँ सही है। तो हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जो है इसका चैप्टर नंबर 11 12 देख लेंगे। ठीक है अब कंटिन्यू रहेगा वीडियो काफ़ी वीडियो आप हम लोग मतलब वीडियो बनाते रहेंगे, कंप्लीट रहेगा। और इस बुक को हमें कंप्लीट भी करना है क्योंकि 12 तक का जो NCERT MCQ फॉर्म है उसे कोशिश रहेगा जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे ताकि आप लोग कभी भी इसे देख सकते हैं। एक MCQ फॉर्म है कि बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक NCERT वगैरह पढ़ने को लेकर। तो अगर आप लोग MCQ फॉर्म में देख लेंगे तो कभी न कभी ये काम आएगा। आपको सिविल सर्विसेज हो गया, PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो खास कर सबसे ज़्यादा काम आता है ये सब टॉपिक। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो उसमें काफ़ी ये मददगार होगा। अगर PDF चाहिए तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़िए, हो सके तो मैं उस पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट बार देख रहे होंगे इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।